Welcome back, students, with our new part. This is the part third of History Lesson 1 from class 10th, right? This is our part third, okay? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डील करेंगे? सबसे पहले चीज तो हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। उसके बाद हम चलेंगे 2.1 पर द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, और उसके बाद पढ़ेंगे 2.2 यानी कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है, उसके बाद की जो टॉपिक होंगे वो पार्ट 4 में हम लोग डील करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर के साथ। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड इन अ इजी वे बिकॉज आई एम डीलिंग दिस टॉपिक in both languages, English and Hindi. Okay, let's start. The making of nationalism in Europe. ठीक है, अब यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो कैसे बना, कैसे तैयार हुआ? इफ यू लुक एट द मैप, क्या मैप पर जब आप देखोगे, कब देखना है, कब के समय का, तो मिड 18th सेंचुरी का यूरोप, और किसके बारे में देखना है? यूरोप के बारे में देखना है। यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स। उस समय कोई नेशन स्टेट्स नहीं थे, जैसा कि आज हम जानते हैं, एज वी नो देम टुडे, राइट? व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, जो भी आज हम जर्मनी के बारे में जानते हैं, इटली के बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में, वर डिवाइडेड इनटू किंगडम। उस समय ये छोटे छोटे साम्राज्यों में बटे हुए थे। डचीज कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, और जिन पर ये इन शासकों का शासन चलता था, उनकी अपनी ऑटोनोमस टेरिटरीज थे। ठीक है, अपने जो राजनीतिक क्षेत्र थे। ऑटोनोमस टेरिटरी का मतलब यहां पर सीधा सीधा चीज एक समझिए, हैविंग द राइट और पावर। लिख लेना, आप जब भी बैठिए पढ़ने के लिए तो याद रखिए कि एक नोटबुक, पेन, पेंसिल रखिए, साथ में एनसीईआरटी की बुक भी रखें, ताकि जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको अंडरलाइन किया जा सके। क्योंकि बेटा एनसीईआरटी की जो बुक है वो बहुत अच्छी किताब है, आपको उसको पढ़ना चाहिए जरूर। तो आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो अपने एनसीईआरटी की बुक को लेकर बैठे, एक नोटबुक लेकर बैठे, पेन पेंसिल लेकर बैठे, ताकि अगर कोई चीज बताया जाए तो उसको आप नोट कर सकें। तो ऑटोनोमस टेरिटरीज के अगर बारे में कहा जाए तो हैविंग द राइट लिख सकते हैं आप लोग, हैविंग द राइट, यहां राइट का मतलब अधिकार हो जाएगा, राइट और पावर, having right or power of self government। ठीक है, ये ऑटोनोमस टेरिटरी होती है, ऐसी क्षेत्र जिस पर आपका कोई कंट्रोल हो तो वो आपका ऑटोनोमस टेरिटरी कहा जाएगा। अब बात करते हैं यूरोप के ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट के बारे में। याद रखेंगे, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, ये जितने भी इधर आप पढ़ेंगे। तो यूरोप का जो ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, जहां पर राजतंत्र चलता था, विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। अब जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है, जहां पर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज का शासन है, और वहां पर डाइवर्स पीपल के लोग हैं, है ना, जैसे कि उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनका जो रीजन, उनका जो रिलीजन जो है, वो सब अलग अलग है। दे डिड नॉट सी देमसेल्व एज अ शेयरिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। उनका कोई भी एक तरह का कल्चर नहीं है, कोई भी कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी जाति, उनका जो ट्रेडिशन है, सब अलग अलग है, तो कॉमननेस की बात नहीं आती है। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, एंड बिलोंग टू डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स, अलग अलग जातियों से हैं। अब ये सारी बातें हम कहां के बारे में कर रहे हैं बच्चों? ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं। अब आता है द हैब्सबर्ग एम्पायर that ruled over Austria Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people। अच्छा, जब हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में बात करते हैं तो बड़े छोटे छोटे जगहों से मिलाकर, है ना, एक साम्राज्य बनाया गया है। हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में याद रखिएगा बच्चों कि ये जो है, इसका जो शासन पद्धति स्टार्ट हुआ, आपको बहुत पहले से
यानी कि 1282 से स्टार्ट हुआ था हैब्सबर्ग एम्पायर, और शासन ये चली थी कब तक, इसका 1918 तक चली थी, डिफरेंट इसके जो राजा थे उन लोगों के अधीन में। ठीक है, तो जो हैब्सबर्ग एम्पायर है दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जांपल वाज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। तो छोटे छोटे जगहों से मिलाकर ये हैब्सबर्ग एम्पायर बनाया गया था। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन के कौन कौन से क्षेत्र थे, टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटलैंड, और जो बात करेंगे एज वेल एज बोहेमिया, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग बोहेमिया पर कंट्रोल करते थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस, इसमें इटली भाषा के बोलने वाले क्षेत्र भी थे ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया के। इन हंगरी हाफ ऑफ द पीपल स्पोक मगयार। देखो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हंगरी में आधा से अधिक जो जनता थी वो कौन सी भाषा बोलती थी, मगयार, while द अदर हाफ स्पोक अ वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स, जबकि जो बच गए, जो आधा से ज्यादा लोग, आधा से ज्यादा तो लोग मगयार भाषा का इस्तेमाल करते थे, बाकी बचे लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते थे। इन गैलेशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। यहां भी एक क्वेश्चन बनता है कि गैलेशिया में जो एरिस्टोक्रेट्स लोग थे वो किस भाषा का इस्तेमाल करते थे, तो पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples, Bohemians, Slovaks to the north, Slovenes in Carniola, Croats to the south, Romans to the east in ट्रांसिल्वानिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बताया जा रहा है कि इन इन क्षेत्रों में ऐसे ऐसी भाषाओं के लोग रहा करते थे, ऐसी ऐसी जातियों के लोग रहा करते थे, कुछ छोटे जगह थे, कुछ बड़े जगह थे। ठीक है, तो यहां पर कोई कॉमन आइडेंटिटी की बात नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे वो उन लोगों को यह एहसास हो कि हम सब एक हैं। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजिली प्रोमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब जहां इतनी विविधता हो वहां एकता को लाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होगा। ठीक है, और टॉपिक भी आपका क्या चल रहा है बच्चों, टॉपिक आपका चल रहा है नेशनलिज्म की बात चल रही है ना। तो जब तक लोगों को अपने आप में एक तरह का जुड़ाव महसूस नहीं होगा, लोग एक साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ी जो बाधा थी वो ये थी कि लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी को स्थापित करना। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जहां के लैंग्वेज अलग अलग हो, जहां के रिलीजन अलग अलग हो, जहां के ट्रेडिशन अलग अलग हो, जहां की इथनिक ग्रुप्स अलग अलग हो, है ना, जो अलग अलग क्षेत्रों में बस वहां पर यूनिटी कैसे स्थापित करेंगे, ये एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग काम हो सकती है। ठीक है, अब बिना यूनिटी के आप नेशनलिज्म की भावना को डेवलप नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप, ये जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो जाति के अलग अलग भाषाओं का उपयोग करने वाले लोग रहते थे, उनके बीच में जुड़ाव का एक सिर्फ और एकमात्र साधन था। वो क्या था, वॉज अ कॉमन एलिजियंस टू द इंपेरर, उनके शासक के प्रति जो निष्ठा की भावना थी, है ना, कर्तव्य निष्ठा की भावना थी, यही एक ऐसी चीज थी जो लोगों को आपस में जोड़कर रखी थी। बाकी ये सारी चीजें जो मैं यहां बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें अलग अलग थी। तो क्वेश्चन यहां बन रहा है, क्या क्वेश्चन है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, आखिर ये कैसे जन्म लिया। ठीक है, तो आगे ये चीजें पढ़ेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन की कड़ी जो है आगे भी जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉइंट 2.1 को, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो सबसे बड़ी चीज है कुलीन वर्ग, इसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी को। ठीक है, और जो नया मध्य वर्ग है ना, एक समाज में मिडिल क्लास होता है, अपर क्लास होता है, लो लेवल क्लास होते हैं। तो हम समझेंगे सबसे पहले कि एरिस्टोक्रेसी क्या है ना। एरिस्टोक्रेसी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि अ गवर्नमेंट, ठीक है, अ गवर्नमेंट रन बाय अ स्मॉल क्लास, a small class of people कह सकते हैं कि दैट इज अपर क्लास हैं ये लोग, और अपर क्लास की संख्या कम थी उस समय, अपर क्लास। ठीक है, दैट इज यूजुअली, दैट इज यूजुअली बेस्ड, दैट इज यूजुअली बेस्ड ऑन बर्थ,
प्रिविलेज बाई बर्थ जो मिला करता था, बर्थ, एंड इज रिचर, और ये अमीर घराने के लोग हुआ करते थे, एंड मोर पावरफुल एंड मोर पावरफुल, और ज्यादा शक्तिशाली होते थे, देन द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो समाज के ऐसे लोग जो अपर क्लास के हुआ करते थे, अमीर हुआ करते थे, जिनकी संख्या कम हुआ करती थी, और समाज के जो और भी लोग होते थे उनसे ये ज्यादा पावरफुल होते थे, तो इनके द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई जाती थी इनको एरिस्टोक्रेट्स कहते थे, और ये जो शासन व्यवस्था चलाई जाती थी इसको एरिस्टोक्रेसी कहते थे। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। और ये जो थे इनको ज्यादा मतलब कि बेटर समझा जाता था समाज के और लोगों के अनुसार, क्योंकि यहां पर अगर आप ग्रीक वर्ड में एरिस्टो का मतलब देखोगे ना, एरिस्टो का मतलब देखोगे तो इसका अर्थ होता ही है बेस्ट। ठीक है, ग्रीक वर्ड में, कहां पर, ग्रीक वर्ड में बेटा, समझ गए। चलो आगे देखते हैं इस टॉपिक के अंदर, सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। कौन था भैया, एरिस्टोक्रेसी क्या था, डोमिनेंट प्रभावी वर्ग था इस कॉन्टिनेंट पर, यूरोप पर। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional division, और ये किसी न किसी तरह से आपस में जुड़े हुए थे, जो इनके बीच का जो बंधन था वो उसको बनाए रखा हुआ था। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड्स एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, इनके जो देहाती इलाके थे वहां पर बहुत ज्यादा जमीन जायदाद हुआ करते थे, शहरों में इनके घर भी हुआ करते थे। और ये जो दे स्पोक फ्रेंच, ये याद रखिएगा कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज का, इसको याद रखना है। फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी, अपने जो बड़े सोसाइटी के लोग हुआ करते थे वहां पर राजनीतिक कार्यों के लिए फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे बच्चों। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, और ये मैंने बताया ना कि इनकी संख्या कम हुआ करती थी, तो फिर भी आपस में कैसे, तो मैरिज, शादी जो है विवाह के बंधनों से ये परिवार जुड़ा हुआ था। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, अभी अभी मैं बताया हूं इस डेफिनेशन में कि इनकी संख्या कम होती थी। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री, और यहां पर इस कंटिनेंट पर ज्यादा संख्या कर थी तो किसानों की थी। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाई टेनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स, अगर यूरोप के वेस्ट की बात करें तो वहां पर जो जमीन की खेती वगैरह होती थी वो आपके जो टेनेंट्स किराए पर जमीन लेकर करते थे उनके द्वारा, और छोटे जो काश्तकार किसान हुआ करते थे उनके द्वारा की जाती थी। अगर हम यूरोप की ईस्टर्न पार्ट की बात करें, वॉइल इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, अब ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट्स, यहां पर जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हुआ करते थे, और जहां पर खेती जो की जाती थी वह सर्फ लोगों के द्वारा की जाती थी, जिनको भूमिदास कहा जाता था। जो खेती करते थे उनके बदले में उनको वहां पर कुछ मजदूरी दे दिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर जो है इस सेक्शन में आप यूरोप का जो है, ठीक है, जो यूरोप है, यूरोप के ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट के बारे में सब चीज ध्यान से कॉपी पर जरूर नोट कर लेंगे बेटा आप लोग कि कहां पर कैसे चलता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, अच्छा यहां कह रहा है कि सेंट्रल यूरोप के, ठीक है, सेंट्रल यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मींट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेज whose existence was based on production for the market। अच्छा यहां पर सेंट्रल यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में जो था वो इंडस्ट्रियल लगभग शुरुआत हो चुकी थी, प्रोडक्शन हुआ करता था, है ना, और उसके वजह से क्या होता कि छोटे छोटे टाउन्स का इमरजेंस होना शुरू हो गया, वहां पर कमर्शियल क्लासेस का जन्म होना शुरू हो गया था बच्चों। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यहां इंग्लैंड के बारे में बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रारंभ हुआ था वो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हुआ, यहां पॉइंट याद रखना है। बट इन फ्रांस, अगर हम फ्रांस के बारे में बात करें, फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स, इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, तो फ्रांस और जर्मन जो स्टेट्स है उधर कब हुआ, 19th सेंचुरी में। इन इट्स वेक, इसी के फलस्वरूप न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, अब नए एक सामाजिक वर्ग का उदय होता है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास, मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। ठीक है,
अब सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के बारे में बात हो रही है। दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। यहां पर ईस्टर्न यूरोप में अगर बात करें, सेंट्रल यूरोप में बात करें तो इनकी संख्या भी कम थी। इट वॉज एमॉन्ग एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेंड पॉपुलरिटी। तो ये इन लोगों के द्वारा, जो मिडिल क्लास थे, इन लोगों के द्वारा पहला नंबर की एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज था, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और तब जाकर नेशनल यूनिटी का जो एक भावना थी, जो विचार था, वो पॉपुलैरिटी को प्राप्त करता है। चलिए, तो यहां जो है एक दो बार जरूर देख लेंगे, ठीक है, अपनी बुक से मिलाकर पढ़ लेंगे बच्चों। अब आगे देखते हैं कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। यहां जो है उदारवादी राष्ट्रवाद है क्या? तो देखिए, जहां लिबरल नेशनलिज्म है, अलग अलग सेंस में इसका जन्म होगा। हालांकि अगर हम देखें लिबरल नेशनलिज्म को, आप कॉपी पर बेटा नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं कि कहता है कि लिबरल नेशनलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट, ये एक तरह का क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दैट एम्स मैं जो लिख रहा हूं शायद इससे आपको समझने में आसानी हो लिबरल नेशनलिज्म के बारे में, ठीक है। दैट एम्स टू, इसको भी कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक पर जरूर नोट कर लेना बेटा। एम्स टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स, ठीक है। अब तो ये समझ में आ गया होगा कि लिबरल नेशनलिज्म जो है एक बहुत अच्छी चीज है, जब जैसे ही इक्वल राइट्स की बात आती है, टू ऑल पीपल, रिगार्डलेस भेदभाव नहीं किया जाता है, जैसे कि ऑफ देयर कास्ट, ठीक है, कास्ट, या फिर क्रीड के बारे में बात करें, कास्ट, क्रीड, ठीक है, जेंडर, न स्त्री और पुरुष का भेदभाव हो, ठीक है, रिलीजन का भेदभाव नहीं था, ठीक है, ईटीसी। तो ये एक तरह से हम समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है, कि ये एक तरह का लिबरल नेशनलिज्म आखिर है क्या, ठीक है। चलिए, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। अगर हम यूरोप में 19वीं शताब्दी में बात करें नेशनलिज्म या नेशनल यूनिटी की, तो वो किस विचारधारा पर आधारित थी? लिबरलिज्म पर। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लाइबर। ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लिबरलिज्म वर्ड कहां से आया? लाइबर वर्ड से आया, मीनिंग फ्री। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेज लिबरलिज्म स्टूड। अच्छा देखो, यहां पर पूछा जाएगा कि न्यू मिडिल क्लासेज के लिए लिबरलिज्म का अर्थ क्या था, तो न्यू मिडिल क्लासेज के लिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो और कानून की नजरों में सब एक जैसे हो। पॉलिटिकली अगर देखा जाए इट इंफेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो पॉलिटिकली अगर लिबरलिज्म वर्ड है, इसका मतलब देखा जाए तो इसका मतलब यह था कि एक ऐसी सरकार जो सभी जनता के मत पर आधारित हो। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, वहां पर लिबरलिज्म का अर्थ क्या था? कि ऑटोक्रेसी का क्या हो जाए बेटा? एंड हो जाए, जो ये क्लरिकल प्रिविलेज थे ये खत्म हो जाए, अब कॉन्स्टिट्यूशन बने, एक संविधान बने, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, जनता अपने उम्मीदवारों को चुने और उन उम्मीदवारों के द्वारा एक सरकार बने थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये था लिबरलिज्म का अर्थ आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ठीक है। 19th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायोलेबिलिटी टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। और 19वीं शताब्दी के जो लिबरल्स थे वो इस बात पर भी जोर देते थे कि जो निजी संपत्ति है उस पर अधिकार होना चाहिए, ठीक है, इन सारी चीजों पर। आगे देखते हैं, येट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज।
अच्छा देखिए, जब हम बात करेंगे पहले पुराने समय की, तो उस समय लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। सफरेज मीन्स होता है द राइट टू वोट। लेकिन उस समय भी आपको पता होगा कि एक्टिव सिटीजन को ही वोट देने का अधिकार था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। वैसे भी पुरुषों को अधिकार नहीं था वोट देने का, जो अमीर नहीं थे। तो ये इक्वालिटी का कोई पहचान नहीं है। तो वहीं से आगे बढ़कर ये लोग चाहते थे कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिले, है ना। यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस के बारे में बात करें, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and get elected was granted exclusively to property owning men। ठीक है। तो ये यहां मैंने बताया ना कि जो लोग 25 साल के थे और जो लोग 3 दिन का कम से कम टैक्स पे करते थे, जितना एक मजदूर 3 दिन में कमाता है, महिलाओं को, जो वीमेन थी, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, मेन विदाउट प्रॉपर्टी को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये गलत बात थी, है ना। आखिर ये भी तो इंसान है। ये अपने जो डिमांड है, ये जो अपने इंटरेस्ट हैं, अपनी जो राइट्स हैं, वो किन से मांगेंगे। अगर आप इनको वोट देने का अधिकार नहीं दे रखे हो, तो इसका मतलब ये जानवरों जैसे हैं, है ना। इनके तरफ कोई ध्यान ही नहीं देगा। कह रहा है कि मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। देखे यहां मिला, ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन एक क्लब बनाई गई थी, आपको याद होगा, न्यू मिडिल क्लासेस के द्वारा। टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो उस समय जैकोबिन क्लब के दौरान में थोड़े से समय के लिए ऑल एडल्ट मेल, देखो यहां भी एडल्ट मेल को ही अब वोट देने का अधिकार दिया गया था, यहां भी महिलाओं को नहीं दिया गया। हाउ एवर द नेपोलियनिक कोड, जो कि 1804 हम लोग पढ़ते हैं, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं, went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, are subject to the authority of fathers and husband। देखो उस समय भी क्या हुआ, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, और उनको जैसे कि एक तरह की, उनको बिना अपने हस्बैंड्स, बिना अपने फादर से, जब तक शादी नहीं होती है पिता की अनुमति पर चलना है, और शादी हो गई तो हस्बैंड की अनुमति से चलना है। मतलब हम होते कौन हैं ये तय करने के लिए कि किसको अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर देखो बच्चों, ये दुनिया जब एक साथ बनी, तो आखिर किसने ये तय किया कि महिलाओं को ये करना है, ये नहीं करना है। ये तो सरासर गलत बात है ना। जब स्त्री और पुरुष दोनों का जन्म पृथ्वी पर एक साथ हुआ, तो आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने कहा कि महिलाओं को पढ़ने नहीं देना है, महिलाओं को घर से नहीं निकलने देना है, महिलाओं को घर का काम छोड़कर बाहर का काम नहीं करना है ना। तो ये सारे जो नियम कानून थे, बनाने वाले थे कौन आखिर। ये था पुरुष प्रधान समाज का देन, ठीक है। चलिए, थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, वीमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। भैया कब तक लोग सहेंगे। देखो महिलाओं और जो नॉन प्रॉपर्टीड मेन थे, उन लोगों ने क्या किया, मूवमेंट्स करना शुरू कर दिया, डिमांड करना शुरू कर दिया, क्या चीज के लिए, इक्वल राइट्स के लिए। हमारे कहने का मतलब, एक समाज, और उस समाज के अंदर सभी लोगों को एक जैसा इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है। किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। और ये जो आप इतिहास पढ़ते हो, ये एक दिन की कहानी नहीं है, एक बहुत लंबे समय की संघर्ष की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर में बात करें लिबरलिज्म का, यहां से क्वेश्चन आएगा कि पॉलिटिकल स्फीयर में, इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का अर्थ क्या था। इस तरह से 10th बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, भले 2 नंबर का ही आएगा बेटा, लेकिन आएगा, है ना। इकोनॉमिक स्फीयर, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। क्या भैया बाजारों को आजाद कर दीजिए, एबोलिशन कर दीजिए, किस चीज का, स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अब इतना ज्यादा पाबंदी लगा दो कि एक जगह का व्यापारी दूसरे जगह जाए ही ना, तो भैया कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन नहीं होगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा। अब एक बात समझो, ये यहां से लेकर यहां तक कोई मार्केट है, और इस मार्केट में कोई खास सामान है ए, और उसको बेचने वाले सिर्फ एक ही दुकान है यहां पर। अब ए को बेचने वाला कोई यहां मार्केट नहीं है, तो इसका मनमानी चलेगा, ये जैसे तैसे बेचेगा। अब ए को बेचने वाली यहां भी एक दुकान हो जाए, यहां भी एक दुकान हो जाए, तो एक कंपटीशन तैयार होगा, जिसका सीधा सीधा लाभ किसको मिलेगा, कंज्यूमर्स को मिलेगा बेटा, ठीक है। किसको मिलेगा, कंज्यूमर्स को मिलेगा। और क्या होगा कि जो वस्तु है, गुड्स है या सर्विस है बेटा, वो कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसकी क्वालिटी में सुधार आता है। तो ये होता है जब हम मार्केट्स को फ्री करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास, कि भैया मार्केट को आजाद कर दीजिए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के पहले भाग में हम देखेंगे जर्मन स्पीकिंग क्षेत्रों के बारे में।
Napoleon's administrative measure had created out of काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ ए कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। और ये जो नेपोलियन ने क्या बनाया, 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन बनाया था, छोटे छोटे स्टेट्स थे। और क्योंकि सब एक जगह से नहीं थे, अलग अलग जगहों से थे, तो ईच ऑफ द दीज पोसेस्ट, उनकी अपनी अपनी करेंसी थी, उनके अपने वेट्स और मीजर्स थे बच्चों। और मर्चेंट्स ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग। एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि 1833 में एक व्यापारी है जो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है कोई सामान बेचने के लिए, ठीक है। वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स, और उसको मतलब कि हैम्बर्ग से, ठीक है, न्यूरेमबर्ग तक जाने में अपने सामान को ले जाकर कम से कम 11 कस्टम बैरियर से होकर गुजरना पड़ता था, और हर जगह 5%, 5%, 5% देना पड़ता था, ठीक है। पे कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच ऑफ देम। ड्यूटीज वर ऑफन लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। अब यह बताया जा रहा है कि कितना किलो का है, या तो इसके आधार पर, या उस वस्तु का आकार कितना बड़ा है, इसके आधार पर टैक्स लगाया जाता था। तो सोचो बाबू, एक बात बताओ तुम, कि तुम 4 रुपए का कोई सामान लिए ए जगह से, तुमको जाना है बेटा एफ जगह पर बेचने के लिए, बीच में पड़ा बी सी डी ई, हर जगह अगर 5% लगे, तो सोचो ये यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना महंगा हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इतने महंगा सामान यहां पर लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये संशय यहां बेचने वाले के माइंड में रहेगा। तो बहुत तरह की दिक्कतें आती थी इस तरह का जब प्रॉब्लम क्रिएट होता था, तो ठीक है। और यही जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो चाहते थे कि ये जो कस्टम बैरियर से ये समाप्त हो जाए, जो अलग अलग तरह की करेंसी हो जाए। आप सोचो, आप किसी क्षेत्र में रह रहे हो, मान के चलिए कि आप जी पे रह रहे हो, और एफ वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है बेटा, मान लो। अब यहां पर कोई और करेंसी चल रही है, यहां पर कोई और करेंसी चल रही है, देखो खरीद बिक्री करने में बहुत दिक्कत होगी। यहां पर मानकर चलो कि तुम 1 लीटर जो मस्टर्ड ऑयल है वो खरीदने जा रहे हो बेटा, तो वहां पर 950 ml का 1 लीटर हो जा रहा है, यहां पर 1012 ml का होगा, तो ये प्रॉब्लम होगी, है ना। इस वजह से वेट्स और मीजर को भी एक जैसा होना चाहिए। As each region had its own system of weights and measure, this involved time consuming calculation, और हर जगह रुककर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता था। The measure of cloth for example was the LA। अब देखो वहां पर उस समय चलता था, जैसे हम लोग मीटर सेंटीमीटर में लेते हैं, उस समय एलए में चलता था। विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ, और एक एलए जो होता था वो अलग अलग लेंथ का चलता था। एन एलए ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बाउट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। एलए क्या थी, एक कपड़े की इकाई थी, ठीक है, मापने की। अगर हम फ्रैंकफर्ट में गए तो 44.7 सेंटीमीटर का एक एलए होता था। वहीं पर अगर मेंज में चले जाओ तो 55.1 सेंटीमीटर का एक एलए होता था। न्यूरेमबर्ग में चले जाओ तो 65.6 सेंटीमीटर का एक एलए होता था, और वहीं पर फ्राइबर्ग में चले जाओ तो 53.5 सेंटीमीटर का एक एलए हुआ करता था। बहुत ज्यादा इससे समस्या होगी बेटा व्यापारियों को खरीद बिक्री करने में, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम हटने चाहिए थे। सच कंडीशंस वर viewed as obstacle to economic exchange and growth by the new commercial class, who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movements of goods, people and capital। तो लोगों ने कहा कि भैया ये सब एक बाधा के रूप में है इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो पाएगा भाई साहब कमर्शियल क्लासेज का, ठीक है, इस वजह से इनको हटाना पड़ेगा। तो उसी की देन थी आपका जॉल्वेरिन, ठीक है, जॉल्वेरिन। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। 1834 अ कस्टम यूनियन और जॉल्वेरिन। देखो बेटा जॉल्वेरिन क्या है पूछा जा सकता है, 1 नंबर का जवाब, 1 नंबर का आंसर यहां मिल गया। कस्टम यूनियन था, ठीक है, वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो शुरुआत में सबसे इसकी पहल कौन किया था, पर्सिया, और बाद में धीरे धीरे बहुत सारे जर्मन स्टेट्स जुड़ गए। The union abolished tariff barrier and reduced the number of currency from over 30 to 2। तो जितने भी टैरिफ बैरियर थे उसको समाप्त कर दिया गया। जो डिफरेंट टाइप्स की करेंसीज थी, लगभग 30 से ऊपर थी, उसको लगभग 2 तरह के करेंसी में बदला गया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे, रेलवे की जाल, रेलवे पटरियों की जाल बिछा दी गई। फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी
हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। अब इससे क्या होता है कि आवागमन बढ़ गया, सामान का, वस्तुओं का आवागमन होने लगा। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing at the time। कहीं ना कहीं इस तरह की विचारधारा ने यूनिफिकेशन, जो नेशनलिज्म की भावना है, उसको हेल्प किया, है ना। लोग आए गए, लोगों का आवागमन शुरू हो गया, इकोनॉमिक स्थिति सुधरने लगी, पॉलिटिकल स्थिति सुधरने लगी, सोशल स्थिति सुधरने लगी, ठीक है। तो यहां तक ये पॉइंट जो हम लोगों ने खत्म किया 2.1 और 2.2, तो बेटा इसको रिवाइज करते रहना। हम लोग फिर से अगली वीडियो में जो बात करेंगे पार्ट 4 में, ठीक है, और वो बात करेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, और इसके बारे में बात करने के साथ साथ हम लोग जो पार्ट 4 की वीडियो होगी द रिवोल्यूशनरीज के बारे में भी पढ़ेंगे बेटा। किस चीज के बारे में? द रिवोल्यूशनरीज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट 4 में। तब तक पार्ट 3 के बारे में बेटा आप लोग पढ़ते रहे। पार्ट 1 को रिवाइज कीजिए, ठीक है, पार्ट 1 को रिवाइज कर लो बेटा, पार्ट 2 को रिवाइज कर लो, पार्ट 3 को रिवाइज कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से।